यस। तो बच्चों हम लोग कल जो सेक्शन पढ़ा था ना, उसी को मैं थोड़ा सा फिर से आज आपको कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो बच्चों कल का जो सेक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन में, ठीक है। तो पहले बच्चों हम बात करेंगे पॉजिटिव डेविएशन, बिकॉज जो डेविएशंस हैं, ठीक है, ये डेविएशन से ही बच्चों में रिलेट करने वाला हूँ आइसोट्रोपिक मिक्सचर्स, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि बच्चों कि ये देखो, एक केस को समझो कि जब आइडियल वाला केस था तो कोई दिक्कत नहीं थी, जब दोनों ही सॉल्यूट सॉल्वेंट बच्चों कंप्लीटली मिक्सअप हो रहे थे, जहाँ पे फोर्स और ट्रैक्शन वगैरह सब कुछ बराबर थे, ठीक है। लेकिन डेविएशन कब आया, चेंज कब आया, ग्राफ आइडियल कंडीशन से थोड़ा ऊपर क्यों कैसे गया, नीचे कैसे गया। तो कहीं ना कहीं वहां पे जो आपकी कंपोजिशन है, जो आपके आइडियल कंडीशन आइडियल सॉल्यूशन बनाने की जो आपका नेचर है, जो कंडीशंस है, वो कहीं ना कहीं फॉलो नहीं हुई होंगी, तभी आपका नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिला। अच्छा, तो बच्चों हम लोग जो पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं फ्रॉम रॉड्स लॉ, ठीक है। और रॉड्स लॉ बेटा आइडियल सॉल्यूशन को हम लोग यहाँ पे बिल्कुल हिंट करते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन के अंदर आपका पॉजिटिव डेविएशन कैसे आया, है ना, और रॉड्स लॉ आपका यहाँ पे फॉलो होता है। तो इसको मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। यस, व्हेन टू कंपोनेंट when two components are mixed, then intermolecular forces are decreased. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर डिक्रीज, इसको आप ब्रैकेट में बंद कर लो। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर डिक्रीज्ड, ठीक है, ये की पॉइंट पॉइंट एविएशन के अंदर। तो बच्चों यहाँ पे आपका ए और ए प्योर कंपोनेंट का फेज है, प्लस आपका बी और बी का ये प्योर कंपोनेंट का फेज है, इसकी वैल्यू अधिक हो जाएगी बच्चों, जो आपका सोल्यूशन बनेगा ए बी, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को लेके। तो देखो वैल्यू बच्चों रिजल्टेंट जो आपको दिख रहा है, इसकी वैल्यू आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है, प्योर जो आपकी कंडीशन है। तो जिसमें मैंने भाई इन दोनों को अगर एडिशन करोगे तो ये जो वैल्यू डिफाइन होगी आपकी रिजल्टेंट, ये वैल्यू आपकी कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रही है। इसको मैंने कल एग्जांपल्स के माध्यम से आपको बताया था कि बच्चों आपका जो एल्कोहल था, अगर आपको याद होगा कि हम लोगों ने मेथनॉल के साथ मिक्सअप किया था बच्चों हेप्टेन को, एन हेप्टेन को, ठीक है, एन हेप्टेन को। तो इस केस के अंदर जो एन हेप्टेन बच्चों है, ये आपका पैराफिन है, लेस एक्टिविटी है, कोई पोलरिटी नहीं है, इसके पास बच्चों पोलरिटी होती है ना। तो यहाँ से क्या होगा कि भाई ये आपका ए कंपोनेंट है, ये आपका बी कंपोनेंट है। तो बी कंपोनेंट बच्चों ए कंपोनेंट तो मिक्स होगा ही नहीं। अरे आप मुझे बता सकते हो बेटा क्या मिक्सअप हो सकता है? नहीं, बिकॉज ये तो आपका मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। तो लाइक जो लाइक की प्रॉपर्टी होती है, तो ये तो बच्चों इसके साथ क्या होगा, इजिली मिजिबल होगा नहीं। तो ये जो आपका एल्कोहल होगा, ये अपने इसके साथ जो बच्चों आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो देखने को मिलेगी, तो वो तो अपना डिफाइन करेगा ही ना। यहाँ पे इस तरीके से H देन ऑक्सीजन देन आपका C2H5, ठीक है, C2H5, ये कुछ इस तरीके से ये अपने H बॉन्डिंग प्रॉपर्ली डिफाइन करेगा एल्कोहल, लेकिन इसके साथ मिक्सअप नहीं होगा। तो मिक्सअप नहीं होगा तो रिजल्टेंट जो वैल्यू निकल के आएगी वो कहीं ना कहीं आपकी क्या होगी, प्योर की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर जो इंटरेक्शन आएगा उससे कंपेरिजन में रिजल्टेंट की वैल्यू आपकी डिक्रीज होगी, बिकॉज ये इसके साथ मिक्स हुआ ही नहीं है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, सभी को समझ में आया। तो इसको फिर मैंने बच्चों रिलेट किया था कि भाई जो वेपर प्रेशर है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वैल्यू बच्चों, ये आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर लो। तो जहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बच्चों वैल्यू डिक्रीज करेगी तो वेपर प्रेशर अधिक होगा। लेकिन यहाँ तो बच्चों क्या हो रहा है कि जो एल्कोहल दिख रहा था, उस एल्कोहल के बेटा अपना ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, एल्कोहल एल्कोहल के साथ ही मैक्सिमम शो करेगा, ठीक है। तो सामने जो पेंटेन था, जो हेक्सेन था, उसके साथ तो मिक्सअप हुआ ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की अगर वैल्यू डिक्रीज हुई थी तो वेपर प्रेशर क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो रहा है, अगर ज्यादा होगा तो फिर आपका वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या सीन देखने को मिला बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ पॉजिटिव डेविएशन को लेकर, ठीक है। जो आइडियल सिचुएशन थी उससे पॉजिटिव डेविएशन डेवलप कैसे हुआ, तो ये बात बिल्कुल सही से आपको ध्यान रखनी है कि पॉजिटिव डेविएशन तभी देखने को मिलेगा आइडियल सॉल्यूशन के कंपैरिजन में जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वैल्यू आपकी डिक्रीज होगी। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो डेफिनेटली बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन के अंदर जो वेपर प्रेशर की वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती है, मैक्सिमम होती है।
तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि जो भाई वॉल्यूम होगा वो भी इंक्रीज करेगा। अरे समझ में आ रहा है सभी को? अब बेटा वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि भाई जो डेल्टा पी मिक्स क्या होगा, पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ पे डेल्टा बी मिक्स की बात करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हम बात करें बेटा पॉजिटिव डेविएशन को लेके, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा ये प्रोसेस कैसा होगा, तो डेफिनेटली आपका एंडोथर्मिक ही होगा। ठीक है, प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक होगा तो यहाँ पे जो डेल्टा एच मिक्स की बात करेंगे तो डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी आपके यहाँ पे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ये आपको तीनों कंडीशंस को बिल्कुल ध्यान रखना है। तीनों कंडीशंस पे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आपका जो पॉजिटिव डेविएशन वाले केस के अंदर, ठीक है, आपकी कौन कौन सी कंडीशंस किस तरीके से चेंज होती हैं। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है जिसको मैंने ऊपर स्टार्ट किया है कि भाई वेपर प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, और उसके बेस पे आपको डिफाइन करना है बाकी की तीनों इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं कि इस ग्राफ कैसा बना था। तो ग्राफ अपन लोगों ने कल पढ़ा भी था कि इधर मैंने इसको पी ले लिया है, यहाँ पे मैंने पी भी ले लिया, बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, इधर आपके मोल फ्रैक्शन है। तो इसको अपन ने कुछ इस तरीके से बनाया था। दिस इज द केस ऑफ आइडियल। ये आइडियल केस को फॉलो करेगा, पॉजिटिव का मतलब बेटा ग्राफ हल्का सा ऊपर शिफ्ट करेगा। तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से शिफ्ट करेगी, ये इधर ऊपर शिफ्ट करेगी तो ये ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ हो गया है पॉजिटिव डेविएशन का, जिसको अपन ने कल डिस्कस किया था। तो जिसमें बेटा हम लोगों ने कुछ थ्योरेटिकल वैल्यूज पे भी डिस्कशन किया था कि जो थ्योरेटिकल जो एक्सपेरिमेंट है, जो आपकी वैल्यूज हैं, जिसको मैंने बोला था कि भाई पी जो रिजल्टेंट है, आपका जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा उसकी वैल्यू बेटा कहीं ना कहीं क्या होगी, आपकी जो एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यूज होगी उससे कंपैरिजन में क्या होगी बेटा, कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। हम लोग अभी भी बात कर रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन को लेके। तो इसका मतलब क्या होगा कि पी एक्सपेरिमेंट इज ग्रेटर देन पी एस। ठीक है, बट ये जो पीएस लिखा है ना ये थ्योरेटिकल है, ध्यान देना। ये पीएस जो अपन लिखते हैं ना, पीटी निकालते हैं, वो थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि भाई पी एक्सपेरिमेंट इसकी वैल्यू अधिक है। पीएस का मतलब क्या होता है रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो आपका पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी, अपन ऐसे लिख सकते हैं पीएस की वैल्यू को इस तरीके से, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका जो पी एक्सपेरिमेंट होगा इट इज ग्रेटर देन, इंडिविजुअल भी बात कर लो तो इसकी ये सॉरी दिस इज पी ए। अगर आप इंडिविजुअल बात करोगे तो ये पी ए, तो पी ए की वैल्यू बच्चों अधिक किससे होगी, पी ए नॉट इंटू एक्स से। एक ये भी रिलेशन डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट रिलेशन की बात करूं तो पीबी के साथ देख सकते हो, तो पी बच्चों अधिक होगी आपकी किससे, पीबी नॉट इंटू। ये कुछ बेसिक से आप क्या होते हैं निकल कर, तो सीधे ध्यान रखना है। ये बच्चों आपका हुआ पॉजिटिव डेविएशन। सभी को समझ में आया, क्लियर? ओके, अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे पॉजिटिव डेविएशन को लेके ही, पॉजिटिव डेविएशन को लेके ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस सॉल्यूशन प्रोवाइड मिनिमम बॉइलिंग, कल किसी बच्चे ने लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था, प्रोवाइड्स मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, भी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे अपन, एजोट्रोपिक मिक्सचर। तो जो आपका पॉजिटिव डेविएशन पे जो हम बात कर रहे हैं, तो इस टाइप के बच्चों सॉल्यूशन क्या करते हैं, आपको मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स के मिक्सचर को डिफाइन करते हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप क्या बेटा, कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड है। अभी इसको हम एक्सपेरिमेंटली आपको बताएंगे, ठीक है, समझ में आए। अब यहाँ से आप टेंशन मत लो, मैं सब एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो वेपर प्रेशर बच्चों यहाँ पे क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टीबी। टीबी का मतलब बच्चों क्या है, वो आपका बॉइलिंग पॉइंट है। टीबी का टी का टेम्परेचर है, बी का मतलब बॉइलिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेटा वेपर प्रेशर तो बढ़ेगी, तो वेपर प्रेशर बढ़ेगी तो टीबी की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मैं बच्चों बात कर रहा हूँ पॉजिटिव डेविएशन को लेके। तो पॉजिटिव डेविएशन के अंदर बच्चों क्या होता है, वेपर प्रेशर की वैल्यू बढ़ती है। तो वेपर प्रेशर ज्यादा बच्चों होने का मतलब क्या है कि जो टीबी है, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है, उसकी वैल्यू आपकी डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे अगर मैं टीबी फॉर एक कंपोनेंट अगर लिखूं बेटा, तो वो आपका 50 डिग्री सेल्सियस सपोज मैंने एज्यूम किया। अगर यही बच्चों हम टीबी की बात करते हैं फॉर बी कंपोनेंट, सपोज आपका ये 70 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो जो आपका टीबी जो सोल्यूशन का निकल के आएगा, टीबी फॉर सोल्यूशन, वो क्या होगा बताओ आप मुझे। कहीं ना कहीं बेटा उसकी वैल्यू कम होगी, किससे कम होगी बताओ आप मुझे। उसकी वैल्यू बच्चों कम होगी आपका 70 से कम होगी कि 50 से कम होगी, बताइए किससे कम होगी। आपकी जो वैल्यू आएगी वो 70 से भी कम होगी और 50 से भी कम होगी। तो जो रिजल्टेंट आपका जो सॉल्यूशन का जो बिल, नहीं 50 नहीं आएगी वो बेटा, 50 से भी कम होगी।
इसकी वैल्यू लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब 50 भी नहीं होगी। मैं आपको बिल्कुल क्लियर सीन बता दूं, मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप का बेसिक मतलब ये है कि एक ऐसा कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड कि जिसका जो इस दो कंपोनेंट हैं उनका जो सॉल्यूशन के फेज में आपका जो उनका रेशियो है वो आपका सपोज 2:3 है। जब अपने उनको बॉइल किया तो बॉइल करने के बाद उनके जो वेपर्स बनी वो भी 2:3 में ही बनी। जब उनको हमने कंडेंस किया जाके तो भी आपको 2:3 में ही मिला। तो आप मुझे बताओ कि उनको अलग अलग कर सकते हैं? कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं भाई साहब। वो लिक्विड फेज में भी वही था, वेपर फेज में वही फ्रैक्शन के साथ था, जब कंडेंस किया तो भी वही आपके फेज में वही आपको परसेंटेज वही फ्रैक्शन में देखने को मिल रहा था, दोनों कंपोनेंट ए और बी कंपोनेंट। आप अलग कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस टाइप के लिक्विड्स को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? एजोट्रॉपिक मिक्सचर्स बोलते हैं। इनका नाम होता है कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड। ठीक है, बताऊंगा इनके बारे में, मैं बेटर आपको बताऊंगा एग्जांपल देके। अभी मैं थ्योरी वाला सेक्शन बता रहा हूँ। तो आपने देखा कि भाई पॉजिटिव डेविएशन के अंदर वेपर प्रेशर की वैल्यू बच्चों बढ़ती है। अगर वेपर प्रेशर की वैल्यू बढ़ती है तो टीबी कम होना चाहिए। अब वो टीबी कितना कम होना चाहिए? टीबी बेटा जो लिखा मैंने, इट इज डिफाइंड फॉर सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन जो रिजल्टेंट बनेगा ए प्लस बी के मिक्सअप होने से। तो इसकी वैल्यू बच्चों बहुत बार क्वेश्चन में आती है। बच्चे क्या करते हैं? 70 से लेस करते हैं, कहीं 50 से लेस करते हैं, कहीं 50 करते हैं। आपको की पॉइंट ध्यान रखो कि जो आपका टीबी आएगा, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा, उसकी वैल्यू बच्चों क्या होगी? 70 से भी कम होगी, 50 से भी कम होगी। मतलब जो सबसे छोटी वैल्यू 50 है उससे बहुत कम होगी। मतलब इसकी अगर आपको वैल्यू टिक करनी है तो आप कर सकते हो 49 डिग्री सेल्सियस, ये हो सकता है, या फिर आप 49.8 डिग्री सेल्सियस कर सकते हो। आप 49.9 डिग्री सेल्सियस भी कर सकते हो, इट इज ऑल्सो करेक्ट। आप 45 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो। मतलब ये है कि जो आपका मिनिमम टेम्परेचर है उससे भी वैल्यूज काफी आपकी कम हो जाएंगी। ये आपका रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो बेटा क्या हुआ कि पॉजिटिव डेविएशन बच्चों क्या करते हैं? पॉजिटिव डेविएशन आपकी मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप को शो करते हैं। और मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप का मतलब यही है, जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस है, उससे भी कम टेम्परेचर हो जाएगा उनका बॉइलिंग पॉइंट। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे कंपाउंड जो पॉजिटिव डेविएशन को शो करेंगे, ऐसे कंपोनेंट जो पॉजिटिव डेविएशन को शो करेंगे, ऐसे सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन को शो करेंगे, वो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स को ही शो करते हैं। क्यों करते हैं? रीजन आपके सामने, बिकॉज वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। कितना कम होगा? वो आपका जो लेस वाला है उससे भी कम हो जाएगा, जो मिनिमम वैल्यू है उससे भी कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू 49 डिग्री सेल्सियस होगी, या 49.9 होगा, 49.8 होगा। ये पूरी तरीके से समझ में आपको आया होगा मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स के बारे में। अब चलते हैं बच्चों, हम लोग सेकंड पॉइंट लेते हैं, बी पॉइंट लेते हैं, नेगेटिव डेविएशन। मैं आपको एजोट्रॉप्स को मैं डेविएशन के साथ ही पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा, अलग अलग करके नहीं पढ़ाऊंगा आपको। एनसीईआरटी में अलग तरीके से लिखा होता है, ठीक है। तो अब बच्चों हम बात कर रहे हैं नेगेटिव डेविएशन। तो अब ये जो नेगेटिव डेविएशन है फ्रॉम द रॉल्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो बच्चों जो आइडल कंडीशन है उसी के ही रिस्पेक्ट में नेगेटिव डेविएशन हो रहा है। आइडल कंडीशन के रिस्पेक्ट में ही पॉजिटिव डेविएशन हम लोगों ने पढ़ा। तो पहले इसके हम पॉइंट को पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। when two component are mixed then intermolecular forces increases। इसको अंडरलाइन कर लो बेटा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीजेस। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों आप ध्यान से समझना, मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको। जैसे बच्चों मैंने एग्जांपल लिया एसीटोन, वहां लिया मैंने क्या लिया था बेटा? अल्कोहल का लिया था। और आपको दूसरा एग्जांपल लिया था मैंने हेक्सेन का। अब देखो यहाँ पे बच्चों लिया मैंने एग्जांपल एसीटोन, प्लस लिया मैंने क्लोरोफॉर्म। तो देखना यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का जो इंटरेक्शन है कैसे बढ़ता है। बहुत मजेदार कहानी है। तो बेटा एसीटोन क्या है? ये कुछ ऐसे होगा, एक एल्काइल पार्ट आप लगा लो, है ना। एल्काइल का मतलब CH3 लगा लेना, ठीक है। एसीटोन है। सामने बच्चों क्या? क्लोरोफॉर्म, क्लोरीन यहाँ पे हाइड्रोजन। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ बच्चों क्या होगा? पाई ऊपर शिफ्ट करेगा, बिकॉज डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस माइनस होगा। सामने से बच्चों हाइड्रोजन है। अब ये बात समझना बेटा, इसके साथ क्या होगा कि भाई जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहे होंगे ना, ठीक है। तो इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा आ रहा होगा। तो बेटा ये जो हाइड्रोजन है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को कहीं ना कहीं बेटा 2 बार कार्बन शिफ्ट कर रहा होगा। इसके पास चार्ज बच्चों क्या? डेल प्लस आ रहा होगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों इन दोनों के बीच में एक फोर्स डेवलप होगा, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। कहीं ना कहीं बेटा इन दोनों के बीच में क्या होगा? इन दोनों जो कंपोनेंट है, एक ए कंपोनेंट है, एक बी कंपोनेंट है, इन दोनों कंपोनेंट के बीच में क्या होगा बेटा? एक आपका हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो आपका यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आया? बिल्कुल क्लियर है। तो एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म के साथ बच्चों कौन सा बॉन्ड देखने को मिला? हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिल गया। क्लियर? तो हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं बच्चों जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस की जो वैल्यू है
वो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या करिए, इंक्रीज करिए। समझ में आ गया? बिल्कुल सही। ओके, अगर वैल्यू बच्चों इंक्रीज करिए तो इसका मतलब जो कंपोनेंट होगा प्योर स्टेट के अंदर ए और जो आपका बी और बी प्योर कंपोनेंट में होगा, उसकी वैल्यू बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की डिक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू जो आपका सोल्यूशन वाला कंडीशन आएगा। अभी आपको जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। बिकॉज इन केस ऑफ सोल्यूशन बच्चों एक एक्स्ट्रा बॉन्ड देखने को मिलता है जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। वो एक्स्ट्रा फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगा इसकी वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत? तो बच्चों मैं लिख सकता हूं कि वेपर प्रेशर यहाँ भी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बच्चों बढ़ जाते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आया? बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ। बिल्कुल बेटा, सॉल्यूशन चैप्टर ना पूरा पढ़ने के बाद बच्चों के दिमाग से गायब हो जाता है, आपको कभी गायब नहीं होगा। मेरी कॉन्सेप्ट को संभाल के रखना, ठीक है, बहुत जल्दी आप कर लोगे। तो बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर की वैल्यू बच्चों डेफिनेटली क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सभी को समझ में आ गया? अब चलते हैं हम लोग रिजल्ट की तरफ कि भाई रिजल्ट क्या क्या होगा। तो रिजल्ट बच्चों देखते हैं, तो अगर वेपर प्रेशर की अगर वैल्यू बच्चों आपकी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब डेल पी मिक्स क्या होगा? डेल पी मिक्स, जल्दी बताओ मुझे, डेल पी मिक्स की वैल्यू बच्चों क्या होगी, डिक्रीज और इंक्रीज? अरे डेल पी मिक्स जो हम बात कर रहे हैं, जो चेंज इन पेपर प्रेशर को लेकर बात कर रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर। अगर मैं यहाँ से पूछूं बच्चों पीएस, ये आपके सॉल्यूशन की है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती है, इसकी वैल्यूज के साथ बच्चों में रिलेट करूं तो इसका इसका बेसिक मतलब क्या होगा? इसके बेसिक मतलब तो वही होगा कि भाई पी ए नॉट में लिख सकता हूँ, पी ए नॉट इंटू एक्स प्लस पीबी नॉट इंटू एक्स बी, पीवी नॉट इंटू एक्स बी। बताओ ये वैल्यू बच्चों अधिक होगी या कम होगी पीएस से कंपेरिजन में? ये आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू है, दिस इज द थ्योरेटिकल, ये आपका एक्सपेरिमेंटल है, तो ये वैल्यू आपकी अधिक, भाई थ्योरेटिकल वैल्यू अधिक हो जाएगी, मतलब एक्सपेरिमेंट के कंपैरिजन में थ्योरेटिकल वैल्यू बच्चों यहाँ पे क्या होने वाली है, अधिक होने वाली है। तो मैं रिजल्टेंट बेटा बोलूंगी भाई इंडिविजुअली क्या होगा, तो पीए की वैल्यू कम होगी बेटा किससे, पी एन इंटू एक्स से, इसकी वैल्यू अधिक हो जाएगी। इसी तरीके से बच्चों पीबी के साथ आ जाओ, भाई बी कंपोनेंट का जो आपका वेपर प्रेशर होगा उसकी वैल्यू बच्चों क्या होगी, कम हो जाएगी, किससे, पीबी नॉट इंटू एक्स बी से। क्या समझ में आया? तो रिजल्ट बच्चों में बोल सकता हूँ कि एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यूज होगी वो आपकी बिल्कुल लेस होगी, कम होगी बेटा किसी कंपेरिजन में, थ्योरेटिकल वैल्यूज के कंपेरिजन। हम बेटा किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, नेगेटिव डेविएशन को लेके। क्या सभी को समझ में आया? अगर ये वैल्यू बच्चों डिक्रीज कर गई है तो इसका मतलब ग्राफ क्या होगा, आइडियल वाले से नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। बिल्कुल सही है, जो आइडियल कंडीशन होगी उससे नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा तो ग्राफ हमारा कुछ यूं हो जाएगा। ये बच्चों ले लिया मैंने पीए, इधर ले लिया मैंने बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, ये बेटा यहाँ से आपका आइडियल कंडीशन का है। तो ग्राफ आपको दिख रहा है कि भाई वैल्यू क्या हो रही थी, डिक्रीज, पीए पीबी की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, पीएस की वैल्यू, पीएस इज एक्सपेरिमेंटल, अगर पीएस लिखा है तो मतलब वो एक्सपेरिमेंटल डाटा है, पीए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पीबी नॉट इंटू एक्स भी लिखा है तो वो आपका थ्योरेटिकल डाटा है, थ्योरेटिकल डाटा की वैल्यू अधिक आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ग्राफ बच्चों क्या होगा, वो नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा। भाई रिजल्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज ही तो हो रहा है ना, ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। समझ में आया? तो ग्राफ आपका नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से, फर्स्ट टाइम ऊपर शिफ्ट हुआ था, इसमें नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बस वो जो रिलेशन है उन रिलेशन को आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से याद रखना होगा, समझना होगा। वैसे मैं आपको समझा दिया हूँ काफी हद तक, कोई दिक्कत इसमें नहीं रहेगी, ठीक है। तो अब बच्चों बात करते हैं इनकी कुछ और एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो बचे हुए हैं कि भाई जो डेल्टा बी मिक्स होगा उसकी वैल्यू बताओ जरा। डेल्टा बी मिक्स क्या जीरो होगा? नहीं, जीरो तो नहीं होने वाला, लेकिन वैल्यू बच्चों क्या होगी, निगेटिव होगी। क्यों? वैल्यू विल डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज होगी। मैं अगर बच्चों भाई वॉल्यूम डिक्रीज होगा ना, आप इसको ऐसे समझो कि भाई वॉल्यूम की वैल्यू डिक्रीज होगी ना, तो ये सारी वैल्यू बच्चों नेगेटिव हो जाएगी, डेल्टा भी नेगेटिव हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया। अब बच्चों बात करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन को लेकर जरा। बॉन्ड फॉर्मेशन, तो बॉन्ड फॉर्मेशन जब बच्चों होता है तो जनरली कैसा प्रोसेस होता है बताओ भाई, एक्सो एंडोथर्मिक कैसा होता है? भाई जब बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज होती है, और हाँ बिल्कुल आपको पता है। और बेटा जब, हाँ बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एक अलग कॉन्सेप्ट है, हीट देना पड़ता है बॉन्ड को तोड़ने के लिए, अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ने के लिए। तो यहाँ बच्चों प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। समझ में आया सभी को? तो बॉन्ड फॉर्मेशन जनरली एक्सोथर्मिक, अगर एक्सोथर्मिक है तो बच्चों डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताइए मुझे, नेगेटिव होगी। क्या सभी को समझ में आया? भाई बॉन्ड बन रहा है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बन रहा है ना, आपको दिख रहा है ना एच बॉन्डिंग, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोसेस बॉन्ड फॉर्मेशन। तो एक्सोथर्मिक, तो डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू बच्चों आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब डेल्टा एच मिक्स बच्चों नेगेटिव हो गया तो हमें एक रिलेशन पता है कि भाई जो वेपर प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टीबी। तो यहाँ बच्चों क्या होगा कि भाई जो वेपर प्रेशर कम तो टीबी की वैल्यू आपकी बढ़ेगी, ये भी आपको समझ में आता है। तो यहाँ से मैं रिलेशन लिख सकता हूँ कि दिस सॉल्यूशन प्रोवाइड
प्रोवाइड मैक्सिमम, भाई टीबी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, देखो टीबी विल इंक्रीज, अगर टीबी बढ़ रहा है तो दिस सॉल्यूशन प्रोवाइड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सचर, वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट ध्यान रखना। तो अगर बच्चों में बोलूं कि भाई टीबीए बॉइलिंग पॉइंट फॉर ए कंपोनेंट इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट फॉर ए कंपोनेंट दैट सॉरी बी कंपोनेंट लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट फॉर बी कंपोनेंट दैट इज इक्वल टू ले लिया मैंने सपोज 70 डिग्री सेल्सियस, तो मुझे बताओ रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन आएगा टीबी फॉर सॉल्यूशन, इसकी वैल्यू क्या होगी, 50 से भी अधिक होगी, 70 से भी अधिक होगी, मतलब 70 से अधिक जाएगी, मैक्सिमम से भी अधिक हो जाएगी, तो ग्रेटर देन 70 डिग्री सेल्सियस। कोई कंफ्यूजन? तो टीबी की वैल्यू बच्चों कितनी कितनी हो सकती है, 71 हो सकती है, 70.2 हो सकती है, 70.1 हो सकती है, आई मीन 70 से ऊपर ही होगी। ये बात सभी को समझ में आई? कोई कंफ्यूजन नहीं? अरे क्लियर हुआ? बड़ा क्लियर हुआ, सारे पॉइंट एकदम रिलेट कर रहा हूं मैं, परफेक्ट। चलो अब इसके बाद बच्चों हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे और चर्चा कर सकते हैं। टेंशन मत लो, न्यूमेरिकल्स बिल्कुल कराऊंगा, पहले थ्योरी को समझते हैं अच्छे से। बिल्कुल न्यूमेरिकल्स की वजह से इससे क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, बिल्कुल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं। आपको अगर कॉन्सेप्ट अगर कॉन्सेप्ट आपको रिलेट करना सीख लिया तो चीजें आपके लिए बहुत आसान है, अगर कॉन्सेप्ट को रिलेट करना नहीं सीखा तो चीजें आपके लिए डिफिकल्ट है। हर एक लाइन आपके लिए न्यू होती है एनसीईआरटी के अंदर, क्योंकि एनसीईआरटी में एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आपने कॉन्सेप्ट को रिलेट करना सीखना है, और कॉन्सेप्ट रिलेट करना सीख लिया आपके लिए, ये तो बहुत आसान हो जाएगा। तो बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ग्राफ को लेकर ध्यान देना सभी लोग। यहाँ बच्चों मैंने लिया कि भाई इधर आपका प्योर ए कंपोनेंट है, इधर आपका जो वेपर प्रेशर है बी कंपोनेंट का है, इधर आपका मोल फ्रैक्शन है। मैं दोनों को एक साथ रिलेट करूंगा, दिस इज ए ग्राफ फॉर द आइडियल। तो पॉजिटिव बच्चों किधर जाएगा, ऊपर से, नेगेटिव बच्चों किधर शिफ्ट होगा, कुछ इस तरीके से। अरे बताओ भाई, क्लियर हो रहा है सभी को? कोई दिक्कत नहीं? तो अगर आपको एक साथ ही भाई ये वाला केस क्या होगा, ये तो आइडियल वाला केस होगा। ऊपर वाला बच्चों कौन सा होगा, पॉजिटिव डेविएशन वाला, नीचे वाला कौन सा होगा, नेगेटिव डेविएशन का। तो ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पहला पॉइंट तो ये। सेकंड पॉइंट बच्चों हम डिस्कस करें यहाँ पे, तो जो आपको पता जो होना चाहिए वो क्या क्या है। सेकंड आपको पता होना चाहिए कि जो वेपर प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टीबी होता है, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टीबी होता है। जहां बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन बढ़ेगा वहां वेपर प्रेशर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, भाई वेपर्स कम बनेगी ना, बस उसी से टीबी बन जाएगा। टीबी की वैल्यू कहां पे ज्यादा कहां पे कम आप निकाल पाओगे बिल्कुल, तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो बहुत बार बच्चों इसके ऊपर ग्राफ आता है, टीबी को लेकर ना ग्राफ आता है, यहाँ बच्चों लिखा होता है टीबी ए और यहाँ पे लिखा है टीबी बी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट फॉर बी कंपोनेंट, बॉइलिंग पॉइंट फॉर ए कंपोनेंट, और यहाँ पे लिखा होता है मोल फ्रैक्शन। इसको लेके बच्चों ग्राफ पूछा गया है एआई ट्रिपल के अंदर, एआई ट्रिपल ने ग्राफ पूछा है तो मतलब कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे ग्राफ आइडियल वाला बच्चों क्या होता है, आइडियल ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, दिस इज केस फॉर द आइडियल, ठीक है। अच्छा अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का बताओ जरा। तो इसके पहले अपन ने जस्ट पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले, वो जो ग्राफ पढ़ा था ना कि भाई वहां पे क्या था, वेपर प्रेशर फॉर ए कंपोनेंट, वेपर प्रेशर फॉर बी कंपोनेंट, और ग्राफ अपन ने जो देखा था वो कुछ यूं था आपका कि भाई ये आइडियल वाला केस है, पॉजिटिव का ये गया सर, नेगेटिव का ये गया, पॉजिटिव का ये, नेगेटिव का ये। क्या यहाँ भी यही जाएगा, बताओ मुझे, क्या पॉजिटिव को ऊपर बनाया जाए, नेगेटिव को नीचे बनाया जाए? बताओ बेटा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? भाई वेपर प्रेशर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टीबी होता है। अब बहुत सारे बच्चों को रिलेशन नहीं पता होता है, तो आपको पता है वो गलती करने वाले हैं, वही पॉजिटिव का मतलब इधर भी पॉजिटिव बनाएंगे, नीचे नेगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, रट्टा मार के रखते हैं। तो आपको क्या पता है, रिलेशन पता है, आपको की पता है, चाबी पता है ताले की, ठीक है। तो आपको पता है कि वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टीबी होता है। तो ग्राफ बच्चों जल्दी से बताओ कैसा, नेगेटिव डेविएशन का यूं जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन का यूं जाएगा। बताओ सभी को समझ में आया क्या? 4 मार्क्स मिलेंगे यहाँ से बिल्कुल, बताओ सभी लोग, कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम? नहीं, चलो भाई आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट लेते हैं समझने के लिए। नेक्स्ट बच्चों लिया मैंने एजियोट्रोपिक, एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स के ऊपर, ठीक है। तो एजियोट्रोपिक जो बच्चों मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है, तो वो बच्चों जो डिफाइन किए जाएंगे, उनके जो ग्राफ बच्चों डिफाइन किए जाएंगे वो आपके मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब बहुत से बच्चे बायोलॉजी वाले जो होते हैं वो मैथ्स कम पढ़े होते हैं, तो आपको थोड़ा बता देता हूँ कि मैक्सिमा और मिनिमा को लेके ग्राफ यहाँ पे डिफाइन किया बेटा एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स का। तो एजियोट्रोपिक के जो मिक्सचर्स के जो ग्राफ होते हैं वो मैक्सिमा पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, ठीक है, उसके बेस पे यहाँ पे डिफाइन किए जाते हैं। और वैसे बता दूं एजियोट्रोपिक जो मिक्सचर्स होते हैं आर फॉर्म्ड ओनली एट मैक्सिमा और मिनिमम पॉइंट। तो पहले हम बात करते हैं
प्रेशर को लेके ध्यान देते हैं, वेपर प्रेशर को लेके। तो बच्चों मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे इधर मैंने प्योर कंपोनेंट ए के लिए लिया, यहाँ मैंने प्योर कंपोनेंट बी के लिए ले। तो यहाँ पे बेटा मैंने लिया कि भाई सपोज दिस इज द केस ऑफ आइडियल, ये आइडियल का केस है। तो आप मुझे ध्यान से बताओ बेटा, सबसे पहले मैं बात करना चाह रहा हूँ एजोट्रोपिक की बात कर रहा हूँ। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे ग्राफ कैसे बनेगा, पॉजिटिव कैसे बनेगा, निगेटिव कैसे बनेगा, बताओ भाई। एजोट्रोपिक में दो केस थे ना, मैक्सिमम मिनिमम वाले। अरे मैक्सिमम मिनिमम वाले दो केस थे ना, तो बताओ भाई पहले अपन बात करते हैं मैक्सिमम वाला। चलो बताओ, पहले अपन लोग ना मैक्सिमम वाला बात करते हैं, मैक्सिमम एजोट्रोपिक मिक्सचर के बारे में बात करते हैं। बताओ भाई क्या होगा, किस तरीके से होगा। तो आपको पता है मैक्सिमम जो आपके एजोट्रोपिक मिक्सर से वो पॉजिटिव डेविएशन में शो हो रहे थे कि नेगेटिव डेविएशन में शो हो रहे थे, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये ग्राफ जो होगा, ऐसा ग्राफ कुछ पॉजिटिव बेटा इस तरीके से शिफ्ट होगा। तो ये तो पॉजिटिव डेविएशन के ग्राफ था, तो ग्राफ तो बच्चों कुछ इस तरीके से आएगा इसका पॉजिटिव वाला। अरे जाएगा ना, लेकिन यहाँ तो कोई मैक्सिमम मिनिमम डिफाइन ही नहीं हुआ है, तो डिफाइन करना पड़ेगा ना अपन को। तो भाई मैक्सिमम कौन सा होगा, मिनिमम कौन सा होगा। तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस पॉइंट से रिलेट करना है इस पॉइंट पे। सपोज ये वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, इस पॉइंट रिलेट करना है इस पॉइंट को, और इसको अपन डैश 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 डैश। तो ये पॉइंट आपका मैक्सिमम हो गया। अगर ये पॉइंट मैक्सिमम हो गया तो बच्चों जो नीचे मोल फ्रैक्शन आपका एक्स यहाँ पे डिफाइन होगा, यही वैल्यू बच्चों एक्सप्लेन करेगी कि आपका ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स का आपका ग्राफ। अब ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ सभी लोग। अरे एक पॉइंट मैक्सिमम का मतलब एक पॉइंट, वो पॉइंट अपन कैसे डिसाइड करते हैं, एनसीईआरटी में बना ना, वो एनसीईआरटी में इस तरीके से बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है, आपने अगर देखा होगा तो एनसीईआरटी में ना इस तरीके से डिफाइन किया गया है, एक तरीके से ये वाला ग्राफ पॉइंट यहाँ पे, और इसको इस तरीके से रिलेट किया गया है। ठीक है, ये अरे बात समझ में आई क्या। ये बच्चों हो गया आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप का। अगर मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप की बात करें तो मिनिमम पे आपको जाना पड़ेगा, तो ग्राफ कैसे बनेगा वो भी देख लो। यहाँ बच्चों मैंने पीए लिया है, यहाँ पे आपका पीबी है, तो देखेंगे यहाँ पे आपका मोल फ्रैक्शन है। भाई आइडियल कंडीशन तो यही होगी। ठीक है, बाकी बेटा यहाँ से क्या होगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से शिफ्ट होगा देखो नेगेटिव डेविएशन में। और बाकी अगर आपको मिनिमम चाहिए तो बच्चों कहाँ मिलेगा बताओ, इसको इधर लेके आ जाओ, इसको यहाँ लेके आ जाओ, इस पॉइंट पे मीट करा दो, और बाकी आप नीचे इसका इसको टच करा दो मोल फ्रैक्शन को। ठीक है, तो ये जो पॉइंट डिफाइन करेगा यहाँ पे आपका मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप को की ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ गया ग्राफ, कोई दिक्कत किसी को। चलो नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं अपन यहाँ पे सॉल्ट ट्रिक के बारे में। सॉल्ट ट्रिक्स, तो सॉल्ट ट्रिक्स बच्चों हम बात करने वाले हैं कि भाई अपन सॉल्यूशन को याद कैसे करेंगे। तो भाई जो भी सॉल्यूशंस गिवन है आइडियल वगैरह के, उनको हम याद कैसे करें। तो पहला बच्चों हम केस ले रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन का। ठीक है, मैं तो जितना आपको बताने वाला हूँ उतना बेटा एनसीईआरटी का है, और मैं आपको थोड़ा सा एक तरीका बताता हूँ कि कैसे अपन सॉल्यूशन को याद रखें। ठीक है, तो आपको पता है कि बेटा आइडियल सॉल्यूशन वाले केस की जब भी बात करते हैं तो आपको पता है कि जो मेंबर्स है वो सेम फैमिली के होने चाहिए। तो मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, ठीक है, सेम फैमिली के मेंबर्स होने चाहिए कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। तो बच्चों डेफिनेटली क्या होगा, वो आइडियल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे थे, जैसे बच्चों बेंजीन के साथ कोई एरोमेटिक कंपाउंड को ले लो आप। जैसे मैं बेटा ले लूँ यहाँ पे, सपोज दिस इज अ बेंजीन, बेंजीन के साथ ले लिया बेटा मैंने क्लोरोबेंजीन। तो आपको क्या करना है, आइडियल वाले केस में एक बात ध्यान रखनी है कि भाई जो मेंबर्स हैं ए और बी कंपोनेंट, वो आपकी सेम फैमिली से होना चाहिए। बेटा ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, आइडियल बनाएगा। सेकेंड अगर मैं आपसे बात करूँ, जो हम लोग हालांकि पढ़ चुके हैं, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ समझाने की कि आप इनको याद कैसे कर सकते हो। अभी पॉजिटिव नेगेटिव की भी बात करेंगे, ध्यान दो। ये बेटा देखो दोनों सेम फैमिली एरोमेटिक है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट और ले सकता हूँ बेटा, जैसे मैंने लिया C2H5OH, एथेनॉल के साथ मेथनॉल ले लो। ये सब डिस्कस किया मैंने, एनसीईआरटी वाले की पॉइंट्स हैं, सेम फैमिली का होना बहुत जरूरी है। जैसे बच्चों मैंने लिया यहाँ पे C2H5Cl प्लस C2H5NBr। ठीक है, तो ये भी आपके दोनों सेम फैमिली से, बिल्कुल बच्चों एल्काइल हैलाइड। तो आपको याद रहेगा बेटा कि आइडियल सॉल्यूशन वाले केस में सेम फैमिली को ध्यान रखना है, आपको टिक कर देना है कि आइडियल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट बच्चों चलते हैं अपन बी पॉइंट की तरफ। तो सबसे पहले बेटा बी पॉइंट में बात करते हैं अपन पॉजिटिव डेविएशन कि पॉजिटिव डेविएशन को लेके कौन कौन से आपके एग्जांपल ऐसे हैं जो पॉजिटिव डेविएशन को शो करेंगे। ठीक है, फ्रॉम द आइडियल केस। थोड़ा पहले समझते हैं फर्स्ट केस, H2O के साथ बच्चों एल्कोहल। ध्यान दो, मैं बिल्कुल इजी आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। वाटर मॉलिक्यूल के साथ बच्चों कोई सा एल्कोहल लिखा हो। अब कोई सा एल्कोहल बच्चों क्या हो सकता है, जैसे लिखा मैंने मैथनॉल, जैसे लिखा मैंने एथनॉल, जैसे लिखा बच्चों मैंने यहाँ पे C3H3OH,
आप बिल्कुल बात को समझ लो, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो बच्चे ये एग्जाम्पल को रटते रहते ना परेशान हो जाते हैं, सीरियसली बोल रहा हूँ। हैं, टीचर्स को भी याद नहीं होते, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं टीचर हूँ मतलब, लेकिन फिर भी ये मैं बोल देता हूँ, ये जो है वो है। तो बच्चों टीचरों को भी याद नहीं होते, लेकिन याद रखने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इसी तरीके से याद रखता हूँ। क्या बेटा, वाटर के साथ अगर बच्चों एल्कोहल लिखा है, तो आपको अनडाउटली आपको टिक कर देना है कि सर वो पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा, खत्म कहानी है। रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग भाई वो पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा। वो आपको पता है कि पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, आपने सब कुछ पढ़ रखा है। तो अभी अगर मैं एक बेसिक सा टर्म दे दिया, अभी 3-3 एग्जांपल में लिखता अलग करके कि वाटर प्लस मेथनॉल, वाटर प्लस एथनॉल, बच्चा कंफ्यूज, अरे यहाँ पे ये था वहां पे वो था। बस एक लाइन याद रखनी है, वाटर के साथ एल्कोहल मतलब पॉजिटिव डेविएशन, खत्म कहानी। याद हो गया। सेकंड केस, अगर बच्चों कहीं भी लिखा है एल्कोहल के साथ कोई भी हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल के साथ अगर बच्चों लिखा है हाइड्रोकार्बन, आप बिल्कुल आंख बंद करके बोल देना कि सर ये जो एग्जांपल है ना वो पॉजिटिव डेविएशन का है। अरे इतना तो करोगे ना भाई। वाटर के अगर बेटा यहाँ पे एल्कोहल के साथ हाइड्रोकार्बन दे रखा है, आप बिल्कुल टिक कर दो। जैसे बेटा मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया CH3OH इन दी प्रेजेंस ऑफ एन हेक्सेन। अब आप याद नहीं करना है बेटा कि एक एग्जांपल इसका याद किया मैंने, फिर दूसरा मैंने याद करने की कोशिश करी C2H5OH प्लस एन हेप्टेन। देखो नॉर्मल का बच्चों बच्चों ऐसा मतलब होता है कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके पास सिर्फ 1 डिग्री 2 डिग्री की कार्बन प्रेजेंट, उसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। बाकी आइसोनियो आपको पता ही है। तो यहाँ बच्चों क्या है, एक तो ये और चलो ले लेते हैं, जैसे लिखा मैंने C3H7OH प्लस, यहाँ लिख दिया मैंने चलो बेटा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला लास्ट वाला एग्जांपल। अब बच्चे तो ये कंफ्यूज कि सर 3 तो उधर याद करने थे, सर 3 एग्जांपल इधर याद कर रहे हैं, सर टू मच हो गया। बोलोगे ना सर टू मच कर रहे हो आप तो फिर, बट आप तो बेटा कैन डू स्टूडेंट्स हो, ठीक है। अभी देखा ना आपने कैन डू किसने यूज किया था, अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। आज की जनरेशन कैन डू है, ठीक है बिल्कुल। तो तो अब टू मच नहीं होना चाहिए। आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ से क्या करो बेटा, एल्कोहल के साथ हाइड्रोकार्बन्स को ध्यान दे लो, बस काम खत्म हो जाएगा। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। ये 3-3 आप और एग्जाम्पल बना लो यहाँ पे, और 10 नीचे लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ लो, मैथनॉल के साथ मैं लिख दूं बेटा, सपोज यहाँ पे कोई भी एल्केन लिख लो आप, जो भी आपकी मर्जी करे, वो सारे के सारे पॉजिटिव डेविएशन को ही शो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आसान तरीका समझा रहा हूँ। सेकेंड, अगर बच्चों CCl4 के साथ यहाँ पे CCl4 के साथ यहाँ पे कुछ ऐसे कंपाउंड लिखे हों जो बच्चों हाइड्रोकार्बन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसको, हाइड्रोकार्बन्स को। अब वो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर बच्चों आपके अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं या फिर आपके सैचुरेटेड भी हो सकते हैं। ध्यान देना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले, ठीक है, यस। और मैक्सिमम जो बच्चों आते हैं कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स वाले, वो यहाँ पे बेंजीन से रिलेटेड होते हैं। जो एग्जांपल्स आजकल पूछे गए हैं ना, अभी तक जितने एग्जांपल्स पूछे गए हैं जब से नीट जेईई मेन सब कुछ हो रहा है, वो बेंजीन से क्वेश्चन। तो क्या है बेटा, CCl4 के साथ अगर बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव दे रखे हो, आपको टिक कर देना है कि सर दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। इस एग्जांपल है पॉजिटिव डेविएशन की, जैसे बच्चों CCl4 के साथ C6H6। जैसे बच्चों सेकेंड एग्जांपल की बात करें, CCl4 के साथ C6H5CH3 टोलिन, ठीक है, कुछ इस तरीके से। समझ में आ रहा है सभी को? कुछ ऐसे बच्चों एग्जांपल्स दे रखे हो, आपको बिल्कुल टिक कर देना है कि सर ये पॉजिटिव डेविएशन को ही रिप्रेजेंट करेंगे। अरे बताओ भाई, जल्दी से बताओ, कोई कंफ्यूजन किसी को? 3 केस हुए, जल्दी से रिपीट करो, कौन कौन सा? 3 केस कौन कौन से हुए बेटा? सबसे पहला कौन सा हुआ, वाटर के साथ एल्कोहल, सेकंड एल्कोहल के साथ हाइड्रोकार्बन, तीसरा बेटा CCl4 के साथ आपके बेंजीन के डेरिवेटिव्स। और इसमें लास्ट केस आपको ध्यान रखना है पॉजिटिव डेविएशन के अंदर, कि बच्चों अगर क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कोई कीटोन दे रखा है, कीटोन सेक्शन दे रखा है, कीटोन, और कीटोन के अंदर बेटा स्पेसिफाई है एसीटोन, बहुत बार एसीटोन आता है। एसीटोन के साथ बच्चों आपको दे रखा हो, ध्यान दो, एसीटोन के साथ आपको दे रखा हो बेटा ईथर, बहुत बार क्वेश्चन आता है, ईथर दे रखा हो तो ईथर हो, या फिर एक पार्ट हो रहा है बेंजीन, ये 2 सेक्शन आते हैं, ईथर और बेंजीन, ये 2 इंपॉर्टेंट है। तो एसीटोन के साथ अगर ईथर और बेंजीन अगर आपके डिफाइन होते हैं, तो भी बच्चों को पॉजिटिव डेविएशन को ही शो करते हैं। तो 4 केस हो गए, तो बस 4 ही केस को ध्यान रखना, बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, कम से कम बेटा 20 to 25 एग्जाम्पल्स आप बना सकते हो। याद रखना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन 4 केस तो याद रहेंगे, चारों केस बिल्कुल समझ में आ जाएंगे पॉजिटिव डेविएशन के। अरे क्लियर हुआ? अब बच्चों बात करते हैं अपन नेगेटिव डेविएशन की तरफ। C पॉइंट लेते हैं,
मैं आपको थोड़ी हेल्प कर रहा हूँ कि एग्जाम्पल्स कैसे याद किए जाएं। नहीं तो हर कोई बोल देता है कि बेटा एग्जाम्पल्स को ना मेमोराइज करो, ठीक है, मेमो करो उसको। अब क्या मेमो करो, ठीक है, थोड़ा सा मैं तरीका आपको सिखा रहा हूँ, आपको मेमो हो जाएगा। देखो बेटा, हाँ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ पहला केस बेटा, नेगेटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं। नेगेटिव डेविएशन को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। वाटर मॉलिक्यूल के साथ अगर बच्चों लिखा है इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ अगर बच्चों लिखा हो इनऑर्गेनिक एसिड, आपको आंख बंद करके बोल देना है बेटा क्या नेगेटिव डेविएशन होगा। एग्जांपल दो जल्दी से। एग्जांपल बेटा, वाटर के साथ H2SO4 क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन। वाटर के साथ HClO4 नेगेटिव डेविएशन। वाटर के साथ HNO3 नेगेटिव डेविएशन। वाटर के साथ H3PO4 नेगेटिव डेविएशन। वाटर के साथ H3PO3 नेगेटिव डेविएशन। वाटर के साथ H3PO2 नेगेटिव डेविएशन। वाटर के साथ HF हाइड्रोजन फ्लोराइड नेगेटिव डेविएशन। वाटर के साथ HClO3 नेगेटिव डेविएशन। वाटर के साथ H2CO3 नेगेटिव डेविएशन। वाटर के साथ HCl नेगेटिव डेविएशन। कितने सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन आपको तो याद हो गए ना एक बार में ही इसी स्टेटमेंट से। बताओ भाई, आसान है कि नहीं? बिल्कुल। सेकेंड, क्लोरोफॉर्म के साथ बच्चों यहाँ पे दे रखे हो बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव। क्लोरोफॉर्म के साथ बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव, ठीक है, समझ में आया? तो बच्चों बिल्कुल टिक कर देना है। मैंने इसके पहले ही बता क्या था, पॉजिटिव में क्या था, CCl4 के साथ है। यहाँ पे क्या है, क्लोरोफॉर्म के साथ बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव। तो सारे नेगेटिव डेविएशन जैसे बच्चों क्लोरोफॉर्म के साथ आप ले सकते हो यहाँ पे लाइक C6H6, क्लोरोफॉर्म में लग सकते हो टोलिन ले सकते हो। वो सारे के सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बिल्कुल वही रिप्रेजेंट करेंगे जो भी अपन लोगों ने डिस्कस किया है। क्लियर हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं? अरे बताओ भाई, आसान है? अच्छा, अब इसमें से कुछ बेटा एक्सेप्शनल पॉइंट भी हैं, उस पर भी थोड़ा डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। अभी तक जो पढ़ाया उस पर क्वेश्चन आएगा तो आपका बन जाएगा तुरंत, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बच्चों क्वेश्चन आता है CCl4 के साथ क्लोरोफॉर्म दे रखा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में है ये। क्लोरोफॉर्म के साथ आपका CCl4 दे रखा हो, या बच्चों दे रखा हो एसीटोन, एसीटोन के साथ क्लोरोफॉर्म दे रखा हो, इस पे क्वेश्चन आते हैं। जिस पे आते हैं वो मैं आपको ज्यादा बता रहा हूँ पहले, ठीक है। तो अच्छा, अब ये आपको पता है कि सर CCl4 जो है वो कैसा है, पॉजिटिव डेविएशन के लिए पॉपुलर है। क्लोरोफॉर्म सर किसके लिए है, नेगेटिव डेविएशन के लिए पॉपुलर होता है। ये एसीटोन बच्चों किसके लिए है, पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है। क्लोरोफॉर्म किसको करता है, नेगेटिव डेविएशन को शो करता है। तो सर रिजल्टेंट क्या हो, रिजल्टेंट क्या हो? तो मेरा ना एक सजेशन है आप लोगों को, मेरा सजेशन ये है कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो वही डेविएशन को टिक कर देना बस। अब CCl4 क्लोरोफॉर्म में से किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा? कॉमन सेंस से बच्चों क्लोरीन दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है ना, उधर हाइड्रोजन है, तो मॉलिक्यूलर वेट है CCl4 क्लोरोफॉर्म में CCl4 का ज्यादा। अब CCl4 का ज्यादा तो आंसर बच्चों क्या टिक करना है, पॉजिटिव डेविएशन, खत्म कहानी। मैं बच्चों बोलूं यहाँ पे एसीटोन और क्लोरोफॉर्म दे रखा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो बताओ बेटा कौन सा आंसर बनेगा? तो किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, जल्दी बताओ मुझे, किसका मॉलिक्यूलर ज्यादा होगा? आप निकाल लेना, किसका मॉलिक्यूलर ज्यादा, बताओ जल्दी बताओ। यहाँ पे आप कंडेंस कर दो तो क्या होगा, C2 हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप यहाँ से निकालो तो H कितना 6 हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3 3 C3H6 हो जाएगा, C3H6 1 2 3, और बाकी आपका एक ऑक्सीजन, ये होगा। आप यहाँ पे लिख लो इसका CCl3, और बाकी आपका एक हाइड्रोजन है ही। तो आप देखो यहाँ पे किसका मॉलिक्यूलर वेट है, देखो यहाँ बच्चों 3 कार्बन है, ठीक है, वहां पे आपका 3 क्लोरीन है, एक कार्बन भी है, वहां पे हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन है। तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेना आप, क्लोरोफॉर्म आपका क्लोरोफॉर्म का निकल के आता है, निकाल के देख लेना। तो ये आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव डेविएशन की। तो कई बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव को मिक्स करके दे रखा हो, तो आप हमेशा फॉलो करना कि भाई जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा वही इसके आंसर को शो करेगा, उसी टाइप का डेविएशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल और लेता हूँ, जैसे बच्चों यहाँ पे लिया मैंने CH3 C डबल बॉन्ड ON CH3 एसीटोन इन दी प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोबेंजीन, ये दे रखा है। आप क्या टेक करोगे बताओ भाई, बताओ जल्दी से आंसर। एसीटोन बच्चों क्या करता है, पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा, ठीक है। बाकी ये बताओ, ये नाइट्रोबेंजीन है, ये किसको शो करेगा, बताओ भाई जल्दी से, नेगेटिव डेविएशन को ना भाई, बेंजीन का डेरिवेटिव, समझ में आ रहा है? यस। तो यहाँ से रिजल्टेंट बच्चों क्या हो, रिजल्टेंट क्या आएगा? तो किसका बेटा मॉलिक्यूल बेटा, ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 बहुत सारी कार्बन हैं, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन, क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन का होगा। समझ में आ गया? क्लियर? चलो इसके बाद ये तो एग्जांपल आपको याद हो जाएंगे।
अब बच्चों हम लोग बात करते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की तरफ। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का बेसिक मतलब क्या है, डेफिनेशन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। द मिक्सचर इन विच all components have identical value of TB का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बिल्कुल आसान है बेटा। देखो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब क्या है, द मिक्सचर इन विच ऑल कंपोनेंट हैव आइडेंटिकल वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जिसके सेकंड पॉइंट को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। all component have same composition in liquid and वेपर फेज, ठीक है। तो लिक्विड फेज और वेपर फेज के अंदर बच्चों आपको सेम कंपोजिशन अगर मिलती है तो डेफिनेटली बच्चों को क्या करेंगे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को ही डिफाइन करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपकी बॉइलिंग पॉइंट की आइडेंटिकल वैल्यू होनी चाहिए, पहली चीज तो ये जो भी कंपोनेंट होंगे। दूसरी बच्चों कि उनका जो आपका लिक्विड फेज और वेपर फेज के अंदर जो कंपोजिशन है, ठीक है, वो कंपोजिशन आपकी सेम होनी चाहिए। दोनों पॉइंट आपको याद हो गए होंगे, बिल्कुल क्लियर। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट है बेटा द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है। डिस्टिलेशन मेथड से इसे हम कभी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। डिस्टिलेशन मेथड बच्चों क्या होता है, ये डिपेंड करता है बेटा किस पे, बॉइलिंग पॉइंट पे ना, ठीक है। टू डिफरेंट कंपोनेंट मैंने मिक्स किए, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। जैसे बच्चों बेंजीन के साथ टोलिन मिक्स किया, एल्कोहल मिक्स किया, मीथेन मिक्स किया, आपने हीटअप किया, तो हर किसी का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, तो बच्चों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे बच्चों क्या है कि दोनों का जो जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो बराबर है, इक्वल है कंपोनेंट का। तो हाउ कैन यू सेपरेट आउट, आप नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बराबर है। इसलिए हम लोग कभी भी डिस्टिलेशन मेथड से इनको हम कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं सॉल्यूशन से उन कंपोनेंट को। नेक्स्ट बच्चों फोर्थ पॉइंट में बात करते हैं, द मिक्सचर which is distilled without change in composition, ठीक है, विदाउट चेंज इन कंपोजिशन। तो टोटल बच्चों यहाँ पे आपके हो गए हैं 4 पॉइंट। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कितना सफिशियंट है, समझ में आपको आ गया हो क्या होता है। बाकी बच्चों इसको हम लोग ग्राफ थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, एक बार इसका डायग्राम बनाते हैं। चलो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे मैंने एक स्टैंडर्ड लिया है और यहाँ पे इस तरीके से इसको हीट करने के लिए फर्नेस लगा लिया अपन ने, ठीक है, फर्नेस से। और इसको बच्चों मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया इस तरीके से, आप समझ लो थोड़ा डायग्राम है इस तरीके से, थोड़ा आपको बस फील आना चाहिए, बस और कुछ भी नहीं। इस तरीके से थोड़ा मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इसको क्लोज किया है और यहाँ से इसको ओपन भी रखेंगे एक जगह से, इधर से ओपन रखा है, ठीक है, ये ओपन है यहाँ से। और इसको यहाँ पाइप को लेके आया मैं, ठीक है, इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया है, थोड़ा कंट्रोल रहे। बाकी बच्चों इसको लेके आया मैं इस तरीके से, एक बीकर में मैंने इसको फिक्स कर दिया, ठीक, कंडेंस करने के लिए। नीचे से बच्चों मैंने हीट किया, यहाँ पे कंपोनेंट ए है और कंपोनेंट बी है, दोनों को मैंने हीटअप किया। लिक्विड फेज में हीट किया बच्चों, तो हीट करने से क्या होंगी, इसकी वेपर्स बनेंगी। भाई यहाँ पे लिक्विड फेज में इसकी वेपर्स बननी स्टार्ट होंगी, और वेपर्स बननी बच्चों स्टार्ट, ये बड़ा ये मैंने क्यों लगाई, अगर डिफरेंट अगर आपका यहाँ पे होता तो वो निकलने स्टार्ट होते, तो पहले आपका आपका वेपर बन जाता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो मैंने बच्चों माना है कि सपोज मान के चलो यहाँ पे इनका जो टेम्परेचर है वो काफी क्लोज है। जैसे बच्चों इसका मैंने टेम्परेचर लिया सपोज 90 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट क्लोज लेना पड़ेगा ना। इसका बच्चों बॉइलिंग पॉइंट है वो भी समथिंग आपको 90 के अराउंड है, अप्रोक्स 90 डिग्री सेल्सियस। इसको हीटअप किया मैंने,
अब इनका जो बच्चों यहाँ पे रेशियो है वो क्या है, 5:2 है। ग्राम रेशियो ले सकते हो, मोल रेशियो, जो भी आपको लेना है, ठीक है। ए और बी का हीटअप किया तो ऊपर बच्चों वेपर्स बने। अब जो वेपर्स बनी तो वेपर्स का भी बच्चों वही रेशियो आपको है, क्या है, 5:2, वही सेम रेशियो है। मेरी बात समझ में आ रही है, वही सेम रेशियो आपको देखने को मिल रहा है। और फिर यहाँ से बच्चों ये इस तरीके से ये मूवमेंट हुआ, कंडेंस हुआ, और यहाँ पे जाके आपका ये इकट्ठा हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या आपने यहाँ पे जब जो बेटा लिक्विड आपको फिर से मिलेगा वो ए और बी मिलेगा, तो उनका रेशियो बेटा अभी भी आपका 5:2 होगा। आप अलग नहीं कर सकते हो। अगर मान कर चलो बच्चों यहाँ पे इनका अलग अलग होता है, जैसे मान कर चलो इसका बेटा आपका बॉइलिंग पॉइंट 90 था, इसका बॉइलिंग पॉइंट बच्चों ले लिया मैंने सपोज 30 डिग्री सेल्सियस। अपन ने हीट करना स्टार्ट किया, तो हीट करना स्टार्ट किया बेटा 5:2 में थे आपके ग्राम के अंदर, मोल्स के अंदर आपने हीट करना है बेटा, तो सबसे पहले 30 डिग्री सेल्सियस वाला बच्चों हीटअप हो जाएगा पहले। भाई 30, 0 1 2 3 4 10 देन 20 30, ये 30 हुआ बेटा, ये हीट कर जाएगा, बी ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो बी जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक 30 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। बी पूरा कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया, तो बी बच्चों आपके लिक्विड फेज में गया, और यहाँ जाके सिर्फ आपको बी देखने को मिलेगा। तो ए यहाँ पे बना रहा, बी वहां पे, तो आप अलग कर लिए ना। समझ में आया? इसी को अपन बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, कॉलम से टेक्निक्स होती है। अगर आप अलग नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बराबर है। और उनके जो आपके जो रेशियोज हैं ए और बी के या सी कंपोनेंट के, वो तीनों के लगभग आपके कैसे हैं, वेपर फेज में, लिक्विड फेज में, हर जगह आपको इक्वल मिलेंगे, बराबर मिलेंगे। इसलिए उन्हें आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते। उसको बेटा हम लोग बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। क्या समझ में आया आप सभी को? क्लियर हुआ सभी को? बताओ भाई जल्दी से। चलो, इसके बाद बच्चों हम करते हैं फर्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड साइन ऑफ डेल्टा जी कॉमा डेल्टा एच कॉमा डेल्टा एस फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के अंदर जो डेल्टा जी की वैल्यू है, डेल्टा एच की वैल्यू है, डेल्टा एस की वैल्यू है, इसको लेके बच्चों क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको इनकी वैल्यूज में यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन ले लेते हैं इसका। क्या है, तो बेटा जो डेल्टा एच मिक्स होता है फॉर द आइडियल केस, वो तो होता है 0, सभी को पता है। बट बेटा डेल्टा एच मिक्स किया था, एंट्रोपी तो बढ़ती है ना, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी डिस्कस किया था। बट बच्चों हम डेल्टा जी की बात करें तो डेल्टा जी का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉलो करते हैं इसमें, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, यही होता है ना। डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू बच्चों क्या होती है, आइडियल के लिए 0 होती है, तो डेल्टा एच मिक्स 0 हो गया। टी इंटू डेल्टा एस बच्चों कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो रिजल्ट में रिजल्ट में डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो डेल्टा जी इक्वल टू यहाँ पे 0 माइनस टी की वैल्यू, तो बच्चों वैसे भी आपको टेम्परेचर रहेगा, डेल्टा एस आपका यहाँ पे पॉजिटिव है, भाई ब्रैकेट में पॉजिटिव देख लो। तो रिजल्टेंट बच्चों कैसा आएगा, बताओ आप मुझे जल्दी से। भाई प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा ना, अरे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आपकी नेगेटिव आ जाएगी। तो डेल्टा जो जी मिक्स होता है फॉर आइडियल सॉल्यूशन, फॉर आइडियल केस, वो आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। अरे समझ में आया क्या? आगे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं इसकी ग्राफ को लेके। ठीक है, ग्राफ इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो ग्राफ को लेके बच्चों डिस्कशन करते हैं। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाते हैं अपन, ध्यान देते हैं। यस, इधर बेटा मैंने लिया है ओरिजिन, 0 टर्म। ठीक है, अच्छा इधर ही आपके मोल फ्रैक्शंस हैं, हम मिक्सिंग को बात करेंगे। ठीक है, अच्छा ध्यान देते हैं बेटा, ये आपका ओरिजिन है, ये 0 ले लिया। इधर नीचे आपका नेगेटिव वाली वैल्यू है, ऊपर आपकी पॉजिटिव वाली वैल्यू है, एक साथ हम बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे बताओ बेटा डेल्टा एच मिक्स क्या होगा, वो ये होगा 0, देख रहा ना ये 0 पे, तो ये वाला जो लाइन होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेल्टा एच मिक्स, जिसकी वैल्यू होगी बच्चों 0। ठीक है, आइडियल वाले केस में। इसका बेटा डेल्टा एस मिक्स, एंट्रोपी पॉजिटिव में आती है तो ग्राफ ऊपर चला जाएगा इस तरीके से। तो ये ग्राफ किसका होगा, डेल्टा एस मिक्स का, जिसकी वैल्यू बच्चों क्या होती है, पॉजिटिव। भाई ये क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके से। अगर मैं डेल्टा जी मिक्स की बात करूं तो वो बच्चों आएगा नेगेटिव, नेगेटिव मतलब ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। ये जो ग्राफ आएगा आपका, वो डेल्टा जी मिक्स का आता है, उसकी वैल्यू होती है आपकी नेगेटिव। ये बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं मिक्सिंग के बाद। ठीक है, मिक्सिंग के बाद आपकी कंडीशंस किस तरीके से क्रिएट होती है, सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट है यहाँ पे किसी बच्चों को? बताओ भैया जल्दी से बताओ, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। चलो क्वेश्चंस करते हैं। सेकंड बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन मैं लेता हूँ, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस HClO4
ठीक है। फिर उसने बोला है कि इफ TB ऑफ HClO4 इज 383 Kelvin, then boiling point of mixture will be बताओ भाई आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया मैंने बेटा यहाँ पे 373 केल्विन, बी ऑप्शन इसको ही लेते हैं, बी ऑप्शन बच्चों मैंने लिया 383 केल्विन, सी ऑप्शन लिया अपन ने यहाँ पे 370 कितना है 373, चलो 373 प्लस 383 डिवाइड बाई 2, और डी ऑप्शन आपका यहाँ पे दे रखा है, सपोज डी ऑप्शन दिया मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन 383 केल्विन, और एक ऑप्शन और लिया ई ऑप्शन, ये मैंने लेस देन 373 केल्विन। बताओ बच्चों कौन सा आंसर होगा, बताओ भाई जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। यस, वाटर की बच्चों बात करेंगे ना, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है और HClO4, तो क्वेश्चन में आपको जो बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है HClO4 का, वो तो बच्चों फिक्स है 383 केल्विन है। वाटर का बच्चों बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 373, यही तो होता है 373, सभी को पता है, ठीक है 373 होगा। अब इन दोनों को मैंने मिक्सअप किया, तो बच्चों वाटर के साथ क्या इनऑर्गेनिक एसिड है, मैंने पढ़ाया था नेगेटिव डेविएशन, ये पढ़ाया थोड़ी देर पहले। वाटर के साथ बच्चों HClO4 है, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव डेविएशन होगा। अब जब नेगेटिव डेविएशन होगा तो बताओ बच्चों वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, बताओ भाई, आइसोटोप मिक्सर तो पढ़ाई है ना अपन लोगों ने, तो कौन सी वैल्यू आएगी बताओ भाई जल्दी से। यस, कौन सा ऑप्शन होगा, भाई नेगेटिव डेविएशन आएगा, तो नेगेटिव डेविएशन के अंदर में पढ़ाया था कि भाई मैक्सिमम बॉलिंग आइसोटोप, कि नेगेटिव का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम बॉलिंग आइसोटोप होता है ना, अभी जस्ट पढ़ाया था नेगेटिव डेविएशन का मतलब होता है मैक्सिमम बॉलिंग आइसोटोप, और मैक्सिमम बॉलिंग का मतलब 373 है, इसका 383 अधिक कौन सा 383 ना, तो वैल्यू क्या होगी 383 से अधिक आएगी, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अरे समझ में आया, तो जो आपका जो टीबी होगा सॉल्यूशन का, उसकी वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 383 ना। क्विज कराता हूँ, कुछ भी टिक मारते हो, मैं जानता हूँ अच्छे से, अरे यहाँ तो कम से कम सही कर लो यार, आया सभी को समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो अब छोटा सा बच्चा कर सकता है। वाटर मॉलिक्यूल प्लस HCl, ये दे रखा है मैंने, बाई डिस्टिलेशन मेथड, by distillation method we can obtain in pure state, इसके अंदर बच्चों मैंने कुछ ऑप्शन दिए हैं, जैसे ए ऑप्शन दिया है ओनली वाटर मॉलिक्यूल, बी ऑप्शन दिया है ओनली हाइड्रोजन क्लोराइड, सी ऑप्शन दिया है बोथ, और डी ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज। बताओ बच्चों कौन सा आंसर होगा। क्वेश्चन में लिखा है वाटर मॉलिक्यूल प्लस HCl दोनों को मिक्स कर दिया, वाटर के साथ बच्चों इनऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है, बाई डिस्टिलेशन मेथड वी कैन ऑब्टेन इन प्योर स्टेट, प्योर स्टेट मेरे को अलग निकालना है। अब देखो रहा है वाटर के साथ HCl दे रखा है, तो भाई क्या है वाटर मॉलिक्यूल प्लस इनऑर्गेनिक एसिड, अब पता होना चाहिए कि कौन सा बड़ा डेविएशन, तो नेगेटिव डेविएशन होगा, नेगेटिव डेविएशन निकालो बच्चों आंसर, नेगेटिव डेविएशन होगा, ठीक है। तो अब ना क्वेश्चन इज दिस, यहाँ पे एजोट्रोप बच्चों कैसा होगा बताओ भाई, भाई नेगेटिव डेविएशन मतलब एजोट्रोप तो मिलेगा ही ना आपको, ठीक है। अब ना क्वेश्चन इसके समझ कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, बताओ जल्दी से, सी ऑप्शन, आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल और HCl दोनों के अंदर H बॉन्डिंग देखने को मिलती है, सब कुछ ठीक ठाक है, क्या कहीं पे कोई टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर नहीं दे रखा है, तो आंसर विल बी नन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, लिख लो बड़े बड़े शब्दों में, नन इज द आंसर, 4 मार्क्स नन से भी मिलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं चलो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई आइडियल
पॉजिटिव, नेगेटिव, डेविएशन, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं। आइडेंटिफिकेशन पे आते हैं, भाई पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव कौन है, ये सब। मैंने बच्चों दिया है सपोज C6H6 प्लस C6H5 CH3। बताओ भाई, देखते पता चल रहा है, बेंजीन बेंजीन दोनों दिख रहे हैं, आंसर विल बी आइडियल। मैंने अगर आपको दिया यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के साथ मेथनॉल, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, वाटर के साथ मेथनॉल इट विल बी पॉजिटिव। चेक कर लो बेटा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग करोगे बिल्कुल, ठीक है। मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, 4 मार्क्स मिल जाते हैं यहाँ से, ठीक है। एसीटोन दे दिया मैंने, प्लस बच्चों दे दिया मैंने क्लोरोफॉर्म CHCl3। चलो बताओ, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म क्या आंसर होगा भाई? ये तो बेटा आपका पॉजिटिव करता है, ये क्या करता है, नेगेटिव करता है। मॉलिक्यूलर वेट भी फोकस करोगे तो भी नेगेटिव इज द आंसर, मैं आपको बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले भी, ठीक है बेटा। क्लियर हुआ सभी को? हाँ बिल्कुल, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो आप बिल्कुल आराम से इजीली कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे पॉइंट फिनिश होता है। तो नेक्स्ट बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसको अपन बोलते हैं CP, ये लास्ट कॉन्सेप्ट चल रहा है बेटा सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। यस, सॉल्यूशन चैप्टर आपका लगभग बेटा फिनिश हो गया है, 80% का राउंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चल रहा है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? तो ऑल प्रॉपर्टी which depends upon number of particles of solute, are colligative property, ठीक है। तो colligative property बेसिक मतलब क्या, डेफिनेशन थोड़ी लिखने आती है, डेफिनेशन से मतलब ही नहीं है मेरे को, मतलब है क्वेश्चन से। Yes, all properties which depends upon number of particles of solute are called colligative property। तो टाइप्स ऑफ colligative property कौन कौन सी हैं? सबसे फर्स्ट बच्चों आती है RLBP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकेंड आती है बच्चों डेल्टा टीपी, डेल्टा टीपी का मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड बच्चों आती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ बच्चों आती है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्वेश्चंस बच्चों बनते हैं अधिकतर ऑस्मोटिक प्रेशर से, ठीक है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बेटा कौन कौन से 4 कैटेगरी हुई? RLBP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डेल्टा टीवी का मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नेक्स्ट है आपका डेल्टा TF, इसका मतलब बेटा आपके डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बाकी ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। डेल्टा TF का बेटा क्वेश्चंस बहुत बनता है, जैसे आपने देखा होगा कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जहाँ पे सर्दियां बहुत ज्यादा पड़ती हैं और टेम्परेचर बच्चों नेगेटिव -10 डिग्री सेल्सियस हो गया सपोज, तो वहाँ पे जो आपका कार्बोरेटर होता है ना इंजन के अंदर, ठीक है, जो कूलिंग फैक्टर की बात करते हैं, पानी होता है। तो अगर बेटा पानी तो आपका फ्रीज कर जाएगा, तो फिर गाड़ी की कूलिंग वगैरह कार्बोरेटर कैसे वर्क करेगा? तो उस केस में हम लोग इथाइलिन ग्लाइकोल को ऐड कर देते हैं, ठीक है। हाँ, तो बच्चों वो उसको फ्रीजिंग हो जाएगा ना, फ्रीज नहीं रखेगा, उसको फिर से लिक्विड फेज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, बिल्कुल। ये बहुत सारी बातें हैं, है ना। और इसके साथ आपका यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, मैं डिस्कस करूंगा जो भी इंपॉर्टेंट है। डेल्टा टीवी की बात करते हैं, मतलब बहुत बार क्वेश्चंस बच्चों आता है आपके कुकिंग टेम्परेचर को लेके, कुकिंग टाइम को लेके, ठीक है, कि अपन ने दिल्ली के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर और अपन ने इधर केरला के अंदर 3 पोजीशंस को सिलेक्ट कर लिया। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि तीनों में से कहाँ पे कुकिंग टाइम कम लगेगा? भाई खाना पका रहे हो तो कुकिंग टाइम कहाँ पे कम लगता है? तो उस पर भी हम लोग यहाँ पे कुछ डिस्कशन करेंगे, डेल्टा टीवी को लेके भी कुछ थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। उसमें वेपर प्रेशर को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, बताएंगे इसके बारे में कि किस तरीके से आपका जो टेम्परेचर है वो आपका इंक्रीज कर जाता है। और फिर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं बेटा, ठीक है। लास्ट में आता है ऑस्मोटिक प्रेशर, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में। ऑस्मोसिस के 2 पार्ट, इंडोर एक्सो, स्वेल कर जाना, श्रिंक कर जाना, और बाकी बच्चों हम पढ़ेंगे आपका डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में से डिफ्यूजन इज नेचुरल प्रोसेस, बट ऑस्मोसिस इज नॉट नेचुरल प्रोसेस। ऑस्मोसिस नेचुरल प्रोसेस नहीं होता है, डिफ्यूजन नेचुरल प्रोसेस होता है, ठीक है, बिल्कुल, इस बात को ध्यान रखना। तो कल बच्चों डिस्कस करेंगे हम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। थैंक यू।